नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक जी, हाँ, मैं पहले ही कह दिया हूं, सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 ही ज्यादा शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप लोगों के जीवन में जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था और आप भी जब खंड शिक्षा अधिकारी का जन्म दें, आप लोग सेलेक्ट हों और आप लोगों का भी एक नया जन्म हो। ईश्वर से ही मैं आप लोगों के लिए मनोकामना करता हूँ। अगर ईश्वर मेरी बात सुनता हो तो, नहीं सुनता है तो फिर उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं तब भी उनसे दुआ करूंगा आप लोगों के लिए। एक चीज और दोस्त, जैसे कल किसी ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत लो है। नहीं, कुछ लो नहीं है दोस्त, ये जान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पहले चीजें आपकी पूरी रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 4-5 दिन है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं आपको एक बेस क्लियर करवाते हुए चल रहा हूँ, और जब मैराथन में लूंगा, परसों शाम को मैराथन रहेगा, जब मैं मैराथन लूंगा तो उस समय क्या कहते हैं, आपके जो क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे वो इजी से हार्ड दोनों रहेंगे। लास्ट वाला जो मैराथन था मेरा, कई लोगों ने देखा था, बहुत ज्यादा उस पर व्यू भी है, आप जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं। और जो मैराथन लूंगा उसमें मैं हमेशा नए क्वेश्चंस डालता हूँ, कोशिश करूंगा नए क्वेश्चंस रहेंगे सब, उन चीजों को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस के लेवल में मत जाइए आप, अभी बस जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं जिससे आपका एक बेसिक क्लियर हो, इसलिए सारी चीजें लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक किया था, आज इसमें से 40 क्वेश्चन और हैं, जिससे हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। आज वो 40 क्वेश्चन और करेंगे हम। उसके बाद कल मैं फिर आपकी 6 बजे प्रैक्टिस लूंगा, और शायद कल मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लूंगा। उसके बाद परसों मैराथन होगा मेरा, उसके बाद फ्राइडे को मैं एक और प्रैक्टिस आपका करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण सबको। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको मैं निराश नहीं किया होऊंगा। आइए, देखिए, मैराथन 4 घंटे का हो या 5 घंटे का हो या 1 घंटे का हो या 1 दिन का हो, मैराथन 4 घंटे 5 घंटे का मेरे हिसाब से होने का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा चीजें जब होने लगती है तो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। मैराथन मतलब ये होता है कि आपकी चीजें आप तक खत्म हो जानी चाहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। जहां पर आपको व्याख्या चाहिए, ठीक है, जहां पर आपको व्याख्या चाहिए वहां पर आपको व्याख्याएं मैं करते हुए चलूंगा, निराश नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो पता नहीं, मुझे जो डेट मिली है मुझे वही पता है, अब देखते हैं कब होता है, जब होगा तो पता चल जाएगा मेरा मैराथन होगा। कुछ भी शो नहीं हो रहा है। नहीं, मेरी एनर्जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ एनर्जी हाई करने की, बस हाई हो जाए। ठीक है, बाकी मैं ठीक हूँ, परेशान वाली बात ही नहीं है। चलिए चलिए, तो हाँ, पीडीएफ आज आपको पूरे 65 क्वेश्चन की फाइल थी जो मैंने बनाई थी ना। तो कल मैंने कहा था कि अंकित सर ने क्लास लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई। आज आपको पूरे 65 क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल हमने 25 क्वेश्चन तक किया था, आज उसके आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन। दाग और हुलिया प्रथा किसने लागू किया था? अगला सवाल जो आपको बन रहा है वो बन रहा है कि दाग और हुलिया प्रथा किसने लागू किया था? देखिए, दाग और हुलिया प्रथा था क्या, बात समझिए। दाग मतलब होता है घोड़ों को दागना, और हुलिया मतलब होता है चेहरा। बात क्या था कि यहां समझिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, ये सैनिकों को नगद वेतन देने वाला, समझिएगा, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था। याद रखिएगा, इसके पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उनको भूमि दी जाती थी, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया, जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और जिसका समाप्त करने वाला बलबन था। तो पहले जो इसने कहा कि जैसे जो सैनिक थे, जब वो युद्ध लड़ने जाते थे तो बहुत सारे सैनिक भाग जाते थे, फिर उनके घर वाले आते थे,
उनके घर वाले आकर मुआवजा लेते थे और जाकर एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते थे। तो अलाउद्दीन ने ये जो करप्शन हो रहा था सैन्य विभाग में, उसको समाप्त करने के लिए इसने सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा लाया। इसने कहा आप जो भी सैनिक लड़ने जाएंगे उनका नाम लिखा रहेगा, जिससे हमको ये डिटेल मिल जाएगी कि कितने सैनिक मरे हैं और कितने जिंदा वापस आए। और इसने जो दाग प्रथा है इसका कंट्रडिक्शन मिलता है। कुछ किताबें कहती हैं कि इसने जो दाग प्रथा लाया था वो इसने उच्च नस्ल के घोड़ों को दागने के लिए लाया था, ठीक। जबकि क्या मुद्दा होता है कि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन कहता था कि जब हम युद्ध में कई सारे घोड़े जीतते थे तो वहां पर हम ये कंफ्यूज आते थे कि कौन से घोड़े हमारे और कौन से जीते हुए हैं। इसीलिए इसने उन घोड़ों को भी आइडेंटिफाई करने के लिए दाग प्रथा की शुरुआत की। तो हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? ठीक, अगला सवाल है कि अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था। अलाउद्दीन की सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों? जी विनीता वर्मा जी एकदम सही। अलाउद्दीन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अलाउद्दीन का सपना था संपूर्ण भारत जीतने का। यही कारण है कि अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की। और सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण, बिल्कुल सही, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण लगभग 6 बार अलाउद्दीन के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक, किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन के। और बिल्कुल सही, देखिए मलिक खिलजी जो था ये नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम मलिक खिलजी था। जौना खां जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। और अली गुरसब किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसब था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? अगला सवाल है कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीजों की, तबीयत की भी, अपनी भी। कई लोगों ने कल कॉल मैसेज भी किया था मुझे, फेसबुक भी मैसेज किया था। मैं कोशिश कर रहा हूं, बस मैं कह रहा हूं मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं जुड़ने का, पर जुड़ नहीं पा रहा हूं। पता नहीं कब तक ऐसे टूटा रहूंगा। खैर आप पढ़ाई करते हैं, ये लाइफ है मेरी, इसको मैं कैसे हैंडल करना है मैं प्रयास कर रहा हूं। बस आप लोगों का सहयोग है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोहिनूर हीरा की बात क्या है यहां समझिए। कोहिनूर हीरा जो है ये आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से मिला था। ठीक, किस खान से? गोलकुंडा खान से, पहली चीज। दूसरी चीज, यह हीरा सबसे पहले काकतीय वंश के शासकों को मिला था। शाहजहां ने इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। किसमें? मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। और जब पर्सिया के शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, तो वो तख्ते ताउस अर्थात कोहिनूर हीरा अपने साथ पर्सिया ले गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने पर्सिया के शासक शाह सूजा से कोहिनूर हीरा छीना था और उसे भारत लेके आए। लेकिन यहां सवाल बन रहा है कि कोहिनूर हीरा जो है, ठीक है, कोहिनूर हीरा जो है वो मलिक काफूर को किसने दिया था? तो कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को तेलंगाना का शासक था। कहां का? तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव, जिसने मलिक काफूर को दिया था। क्लियर हुई बात? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्व वसूलने वाला स्थानीय व्यक्ति कौन था? यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है
राजस्व वसूलने वाला स्थानीय व्यक्ति कौन था? राजस्व वसूलने वाला स्थानीय व्यक्ति कौन था? ठीक, जो हरखरा होता था, ठीक, हरखरा समझिए क्या था? हरखरा जो होते थे ये एक प्रकार का संदेश वाहक होते थे जो एक जगह से दूसरे जगह को पत्र पहुंचाते थे। तो जो पत्र पहुंचाने का काम करते थे या जो संदेश वाहक होते थे वो हरकरा होते थे। मुहस्सिब जो था ये नापतोल प्रणाली का नियंत्रक था। किसका? नापतोल प्रणाली का नियंत्रक था। ठीक, मुस्तखराज जो था ये बकाया राजस्व की वसूली करता था। किसकी वसूली करता था? बकाया राजस्व की वसूली करता था। और जो चौधरी थे वो थे स्थानीय व्यक्ति जो कि कर वसूलते थे। नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर चौधरी होगा। चौधरी के साथ साथ दो और हैं, खुद और मुकद्दम। तो ये जो चौधरी, खुद और मुकद्दम थे ये स्थानीय व्यक्ति थे जो राजस्व वसूलते थे, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चौधरी होगा। तो दिल्ली सल्तनत में राजस्व वसूलने वाला जो व्यक्ति होता था या जो अधिकारी होता था वो कौन था? चौधरी था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। पद्मावत पुस्तक की रचना मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल में की थी? पद्मावत, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करिएगा। पद्मावत पुस्तक की रचना किसके शासनकाल में की थी? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, गलत मत करिए। देखिए ये जो पद्मावत पुस्तक है ये रानी पद्मावती के ऊपर है। ठीक, जो कि चित्तौड़ की रानी थी, रानी पद्मावती, जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। भले अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था रानी पद्मावती के लिए, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि पद्मावत नामक पुस्तक की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल में किया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया था। चित्तौड़ अभियान के दौरान मलिक काफूर के साथ, अलाउद्दीन के साथ कौन मौजूद था? ठीक, चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ कौन मौजूद था? मलिक काफूर, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी और दसवंत। नहीं दोस्तों, गलती कर रहे हैं, मलिक काफूर नहीं मौजूद था। ठीक है, आपने जो 1303 का सैन्य अभियान देखा है, मूवी में देखा है, मलिक काफूर वहां पर था, नो डाउट, लेकिन यहां पर जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा अमीर खुसरो बनेगा। ठीक, अमीर खुसरो बनेगा, ना कि मलिक काफूर बनेगा। और अमीर खुसरो जो था ये अलाउद्दीन का दरबारी कवि था, याद रखिएगा। ठीक है, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो की सबसे बड़ी खास बात है कि ये दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास किया था। ठीक, दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास करने वाला अमीर खुसरो था, लेकिन इसे पहली बार दरबारी कवि का जो पद मिला था वो किसके शासनकाल में मिला था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यहां तक कि सितार और तबला का जो आविष्कारक है वो भी कौन है? अमीर खुसरो। और दसवंत जो था ये अकबर के शासनकाल में था। अमीर हसन देहलवी जो थे ये भी अलाउद्दीन के शासनकाल के थे। किसके शासनकाल के थे? अलाउद्दीन के शासनकाल के। लेकिन यहां आंसर होगा
मलिक काफूर होगा। जी, पहला बलबन पहला बलबन और आखिरी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। ठीक, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो को तूते हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूते हिंद भी कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? कासगंज है नुजी, लेकिन क्या कहते हैं आंसर इस समय एटा मारा जा रहा है। बिल्कुल सही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? एटा जिले में हुआ था। निम्न में से कौन सा शासक कोहिनूर हीरा से नहीं जुड़ा हुआ है? अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शासक कोहिनूर हीरे से नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ, आयोग एटा ही मान रहा है। नहीं, इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। ठीक, अलाउद्दीन भी जुड़ा है, शाहजहां भी जुड़ा है। विक्रमजीत सिंह कहां जुड़े हैं? 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यहां समझिएगा, 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर के साथ उसका पुत्र हुमायूं भी मौजूद था। उस समय विक्रमजीत सिंह ने, जो कि ग्वालियर का शासक था, इसने हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक, किसको कोहिनूर हीरा दिया था? हुमायूं को। तो याद रखिएगा, विक्रमजीत सिंह जो है ये भी किससे जुड़े हुए हैं? कोहिनूर हीरे से। इसका आंसर है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कोहिनूर हीरा से नहीं जुड़ा हुआ है। इसको एकदम गलती मत करिएगा। कौन सा कूट गलत है? ठीक, कौन सा कूट गलत है? ये कुछ बाजार प्रणाली है जो अलाउद्दीन के शासनकाल की थी, जिसमें गल्ला मंडी, सराय अदल, दास और मवेशी और सामान बाजार, और ये बाजारों की चीजें हैं जो मिलती थी। तो इसमें किस बाजार में कौन सी चीज नहीं मिलती थी, ये आप बताइए। कौन सा कूट गलत है? नादिर शाह, शिखा सिंह जी, नादिर शाह ले गया था। पर्सिया का शासक था। बिल्कुल सही। इसका आंसर है डी। जड़ी बूटी और जो घी था ये सामान्य बाजार में नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये जो जड़ी बूटी और घी थी ये सामान्य बाजार में नहीं मिलती थी। तो कोई हमको कमेंट करके बता सकता है कि सामान्य बाजार में क्या मिलता था और जड़ी बूटी और घी कहां मिलता था? कोई बता सकता है कि सामान्य बाजार में क्या क्या मिलता था और जड़ी बूटी और घी कहां कहां मिलता था? बताइए, फट से हम वेट कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीजें बताइए। जैसे मिट्टी के बर्तन, जैसे मिट्टी के बर्तन मिलते थे सामान्य बाजार में, इसके अलावा और क्या क्या मिलता था? दिए के तेल मिलते थे। ठीक है, जड़ी बूटी कहाँ मिलता था? हाँ बिल्कुल सही, रोटी वगैरह मिलती थी, मिठाई मिलती थी। जड़ी बूटी कहाँ मिलती थी, किस बाजार में? जड़ी बूटी कहाँ मिलता था, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल सही। जड़ी बूटी जो था ये सराय अदल में मिलता था। कहां मिलता था? सराय अदल में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है? निम्न में से अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है?
निम्न में से अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है? बिल्कुल सही, फवादुल फवाद, ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। ये रचना अमीर हसन देहलवी की है। किसकी है? अमीर हसन देहलवी की रचना है फवादुल फवाद। बाकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं किसकी हैं? वो रचनाएं किसके हैं? अमीर खुसरो के। आइए, मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही, खान जी। फवादुल फवाद को भारत का सादी कहते हैं। बिल्कुल सही। मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद और जौनपुर शहर की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नामक शहर की स्थापना की। और मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज खिलजी था। कौन था? मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज खिलजी था। याद रखिएगा, किसने किया था? फिरोज खिलजी ने। निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन ने नहीं किया है? अगला सवाल है कि निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन ने नहीं किया है? इनायत खां का मकबरा, जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और हजार सितुन। हजार सितुन मतलब हजार स्तंभों वाला महल जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक रहता था। इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन ने नहीं किया है? डी नहीं होगा इसका आंसर। डी नहीं होगा। इसका आंसर है ए, इनायत खां का मकबरा। ये बदायूं में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन ने नहीं किया है। वहां पर अगर आपने क्लास देखी होगी तो मैंने ये कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक हजार स्तंभों वाले महल में निवास करता था, ना कि मैंने लेक्चर में ये कहा था कि हजार स्तंभों वाले महल का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। ठीक, हमने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक हजार स्तंभों वाले महल में निवास करता था। तो इसीलिए आपका आंसर है इनायत खां का मकबरा। हजार सितुन का निर्माण करवाने वाला भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। याद रखिएगा, हजार सितुन का निर्माण करवाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इसका आंसर डी होगा। कौन सा कूट गलत है? ये कुछ कर हैं जो दिल्ली सल्तनत में लगाए गए। इसमें कौन सा? इनायत एक सूफी संत थे। ठीक है, ये कुछ कर हैं जो दिल्ली सल्तनत में लगाए गए। कौन सा कर है जो सही मैच नहीं है यहां पर, ये बताइए।
इसका आंसर है ये खम्स। खम्स जो था ये लूट का माल था। क्या था? लूट का माल। बात क्या है कि अलाउद्दीन के पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, तो जब वो कोई भी लूट का माल लाते थे तो 80% सैनिकों में बंटता था और 20% राजकोष में जाता था। अलाउद्दीन ने इसको रिवर्स कर दिया। उसने कहा जब मैं आपको नगद वेतन दे रहा हूं तो आपको लूट के माल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो जो खम्स था वो लूट का माल था। ठीक, जो खम्स था वो क्या था? लूट का माल था। तबला और सितार का आविष्कारक कौन था? तबला और सितार का आविष्कारक कौन था? बिल्कुल सही। कौन था? अमीर खुसरो था। और निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महबूबे इलाही। निम्न में से किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? ठीक, निम्न में से किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? बिल्कुल सही। इसका आंसर है मुबारक शाह खिलजी। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा के अस्तित्व को नाकारा और खुद को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये प्रशासनिक कार्यों में, समझिएगा, प्रशासनिक कार्यों में खलीफा के खलीफा के हस्तक्षेप को नकारा था। ठीक, याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन खलीफा को मानता था लेकिन इसने अपने प्रशासनिक कार्यों में खलीफा के हस्तक्षेप को नकारा। लेकिन खुद को खलीफा घोषित करने वाला कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। मकबरों का काल किस वंश को कहा गया? जगवीर सिंह जी, वहां क्वेश्चन के अनुसार अहमद साहब अब्दाली आंसर होगा। ठीक है, वो कोहिनूर हीरा उसको मिला था, उससे जुड़ने का मतलब वहां युद्ध की बात हो रही थी। मकबरों का काल किस काल को कहा गया? बिल्कुल सही। मकबरों का काल तुगलक वंश को कहा गया। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला जो वंश था वो तुगलक वंश था। इसके साथ साथ जो तुगलक वंश थे ये करौना जाति के तुर्क थे। किसके? करौना जाति के तुर्क थे। और इसके साथ साथ सर्वाधिक मकबरों का निर्माण तुगलक काल में हुआ था, इसलिए तुगलक काल को मकबरों का काल कहा जाता है। एकदम आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस ऐसे ही रिवाइज करते चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुगलक वंश के शासक किस जाति के तुर्क थे? तुगलक वंश के शासक किस जाति के तुर्क थे? मामलुक जो थे ये गुलाम वंश थे। इलबरी जो थे ये इल्तुतमिश था।
चगतई वंश जो थे ये मुगल वंश थे और करोना जो थे ये तुगलक वंश थे। महबूबे इलाही किसे कहा गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया, ठीक है। महबूबे इलाही किसे कहा गया? महबूबे इलाही किसे कहा गया? बिल्कुल सही। किसको कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को कहा गया। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। आइए, दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? ठीक, अगले सवाल को ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज गलती मत करिएगा। दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? ठीक है, कल प्राचीन भारत करा देंगे आपको। बिल्कुल सही। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। आप सवाल पढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों, गलती कर रहे हैं। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। इसने दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला जो सर्वप्रथम सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। आइए, कौन सा कूट गलत है? यहां पर दिल्ली सल्तनत के शहरों के नाम है, यहां पर उनके संस्थापक के नाम है। किस शहर की स्थापना किसने नहीं की है? ओके जय जी, वो भी करवा देंगे। वो मैं मैराथन में आपको आधुनिक के जितने क्वेश्चंस दे दूंगा, उम्मीद कर रहा हूं सब वहीं से आ जाएंगे। बिल्कुल सही। क्या है? सीरी। नहीं नहीं, यहां पे एक मिनट दोस्तों, यहां पे इस ऑप्शंस में गलती हुई है। मंगोलपुरी जो है ये फिरोज तुगलक नहीं होगा, ये फिरोज खिलजी, सॉरी यहां पर गलती हो गई है, ठीक है। मंगोलपुरी जो है मलिक खिलजी होगा, ठीक है, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा। इसका आंसर ए होगा। सीरी की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद और जौनपुर। इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। डी में फिरोज तुगलक नहीं होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा या मलिक खिलजी होगा, ठीक है। वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने किया था? हाँ, क्या आपका क्वेश्चन है हरिनाथ यादव जी, बताइए। हरिनाथ यादव जी, क्वेश्चन बताइए क्या आपका? देखिए, इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम फलों के बागान लगवाने वाला भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, लेकिन सर्वाधिक किसने बनवाया था? सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक ने। हाँ शब्बीर अली जी, अभी पीडीएफ क्लास के बाद आपको भेज दिया जाएगा। इब्न बतूता को किसने काजी नियुक्त किया था? सवाल है, इब्न बतूता को किसने काजी नियुक्त किया था
और कहां का काजी नियुक्त किया था? दोनों आंसर बताइए। सर प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस करा दीजिए, वही तो करा रहे हैं। ओके हरिनाथ यादव जी, एंशियंट में मैं वैदिक युग और सिंधु सभ्यता के बारे में बता दूंगा। कल एंशियंट करा देंगे आपको, वहीं समझा देंगे, ठीक है। इब्न बतूता जो था ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का यात्री था और इसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। और ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कहां का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का। हिंदुओं के त्योहार होली में कौन हिस्सा लेता था? ठीक, हिंदुओं के त्योहार होली में कौन हिस्सा लेता था? बताइए, हिंदुओं के त्योहार होली में कौन हिस्सा लेता था? बिल्कुल सही। कौन लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर उठने वाले ताजिया पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक, आइए, सांकेतिक मुद्रा किसकी देन है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर गलत मत करिएगा। सवाल है सांकेतिक मुद्रा किसकी देन है? सांकेतिक मुद्रा किसकी देन है? समझिए, सवाल है सांकेतिक मुद्रा किसकी देन है। सब बहुत लोग गलत कर रहे हैं। सवाल है सांकेतिक मुद्रा किसकी देन है? गलत गलत गलत। आंसर है मंगोलों की देन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था, सही बात है, लेकिन सांकेतिक मुद्रा जो है ये मंगोलों की देन है। क्योंकि 14th सेंचुरी में, मतलब 14वीं शताब्दी में चांदी में क्राइसिस आ गए थे। यही कारण है मंगोलों ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। और उसी को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। इसका आंसर होगा सांकेतिक मुद्रा जो है ये मंगोलों की देन है। किसकी देन है? मंगोलों की। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे? जी भावना जी, सही है। बिल्कुल सही। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने? हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। क्लियर? और इसकी राजधानी हम्पी थी। क्या थी? हम्पी। ठीक है, पहले इसकी राजधानी अर्नेगोंडी थी, बाद में इसकी राजधानी को बदलकर
हम्पी कर दिया। पहले इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, बहमनी नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था और इसकी राजधानी हम्पी थी। बाद में इसको बदलकर पहले अग्नेगोंडी थी, बाद में इसको बदलकर हम्पी कर दिया गया। नहीं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसने कहा था और यह कथन किसके लिए कहा गया था? बिल्कुल सही विनीता वर्मा जी, बहमनी साम्राज्य हसन गंगू थे और विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं प्रज्ञा सिंह जी। ये कथन किसने कहा था और किसके लिए कहा गया था? इसका आंसर होगा बरनी। देखिए, और कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मेरी बात समझिए, ये जो लाइन है, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ये संपूर्ण लाइन कहने वाला बरनी था। कहीं कहीं बदाऊनी भी मिलता है। बदाऊनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, इतनी बातें कही थी कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। लेकिन ये लाइन राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, इसको बरनी ने कहा था। इसीलिए जब ये सवाल आता है तो इसमें बरनी और बदाऊनी दोनों ऑप्शन में नहीं रहते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सही आंसर क्या होगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बरनी। ठीक, आई। सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे? सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे? बदायूनी और बरनी को क्लियर किया हमने विनीता जी। हमने ये कहा कि बरनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, लेकिन बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। दोनों लाइन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर वर्डों का डिफरेंस है। आंसर कहीं कहीं बरनी भी है, कहीं कहीं बदायूनी भी है, लेकिन दोनों आंसर तब चेंज होते हैं जब दोनों ऑप्शन में नहीं रहते हैं। ठीक, सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में थे। ना ना ना, इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। कौन सा कूट गलत है? ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासकों के द्वारा कुछ विभाग के गठन हुए थे। दीवाने को ही दीवाने बंदगां, दारुले सफा और हरबे सब। और उधर दिया गया है कि कौन सा सही नहीं मिला है। ठीक, इसका आंसर क्या है? कौन सा सही मिलाप नहीं हुआ है? बिल्कुल सही। दीवाने बंदगां जो था, ये क्या था? दास विभाग था। ठीक, ये राजस्व विभाग नहीं था। इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? बी। सर्वप्रथम चमड़ों के सिक्के किसने चलवाए थे? सर्वप्रथम चमड़ों के सिक्के किसने चलवाए थे? इसका आंसर बताइए। दिव्या जी, परसों से लूंगा, परसों से या फ्राइडे से चालू करूंगा। ना ना ना, गलती कर दी है ना आप। निजाम जो था, मुझे पता है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टीचर भी कहते हैं कि सबसे पहले चमड़े का सिक्का जो था वो निजाम ने चलाया था हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन
कई जगह आंसर माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, कि सबसे पहले चमड़े के सिक्के चलवाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। निजाम भी आंसर है, नो डाउट। मैं बस क्वेश्चन क्लियर करने के लिए दोनों ऑप्शन आपको रखा हूं। जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हुमायूं ऑप्शन में नहीं रहेगा, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में नहीं रहेंगे। इसका जनरली आंसर देखा जाए तो वनडे एग्जाम में इसका आंसर क्या मानता है, डी मानता है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन सभी टीचरों के हिसाब से और किताबों के हिसाब से आंसर निजाम हो जाता है। इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है। क्लियर? निम्न में से किस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? ठीक, निम्न में से, जी रविदास जी जरूर, निम्न में से किस मस्जिद का निर्माण, देखिए हिस्ट्री से एकदम डरिए मत, ठीक है? हिस्ट्री से डरिए मत, मेरी बात समझने का प्रयास करिए, डरिए मत, ठीक है? जैसे डर कुछ नहीं होता है। मैं आप क्या बताऊं कि मैं ही लोगों को शिक्षा देता हूं और मैं ही फंस गया हूं। मैं ये कहता हूं कि डरिए मत किसी चीज से, पढ़ाई से मत डरिए। यहाँ पे मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा हूं आपसे, डरिए मत। सब्जेक्ट जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपसे नहीं होगा आप लीव कर दीजिएगा हिस्ट्री। बाकी सब्जेक्ट जो आपके चल रहे हैं रेगुलर, उनसे कर लीजिएगा, जो आपको नहीं समझ आएगा। पर ये थोड़ा सा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैराथन कराऊंगा, वहीं से रहेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार नहीं, हर बार हुआ है इंसिडेंस कि वहीं से रह जाते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए क्या है कि ज्यादा इसके लिए आप एकदम हेडेक मत लीजिए कि सर एग्जाम है हिस्ट्री कर, नहीं, जितना तैयार हो रहा है उतना कर लीजिए। अब इतना समय नहीं है कि आप किसी चीज को तैयार करें, और एकदम कूल माइंड रहिए। एग्जाम के एक दिन पहले एकदम सोइएगा, पढ़िएगा मत। पढ़ने का मतलब मैं जो करता हूँ, पढ़ने का मन होगा तो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप, माइंड हमारा कंप्यूटर है, इसमें कई सारे डाटा रहते हैं, लेकिन सब इधर उधर मिक्स रहते हैं। जब माइंड एक दिन रेस्ट करेगा तो वो अलग अलग, खुद को अलग अलग ड्राइव में रिस्टोर कर देगा। इसलिए उसके लिए आप एकदम मत डरिए कि कैसे पढ़ना है, ठीक है? इसका आंसर है झाजरी मस्जिद। झाजरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान इब्राहिम ने किया था। किसने? सुल्तान इब्राहिम ने, ठीक। इसने झाजरी के साथ साथ अटाला मस्जिद का भी निर्माण किया था, और ये दोनों मस्जिद कहां पर स्थित हैं? जौनपुर में। और ये तीनों की तीनों मस्जिद कहां है? दिल्ली में, जिसका निर्माण करवाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। आइए, सोंधर और तकवी क्या है? अगला सवाल है। जी भावना जी, कोई दिक्कत नहीं, आपने क्रैश कोर्स लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस घटनाएं नहीं होती तो मैं क्रैश कोर्स को बैच की तरह ही पढ़ा रहा था, एकदम डरिए मत उसके लिए। कुछ हौच पौच मत करिए। बस 10 क्वेश्चन और हैं, फिर कल एंशिएंट करा देंगे, उसके बाद परसों मैराथन, और फ्राइडे को आपको विजयनगर बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारत सवाल करा देंगे, और मुगल वंश से। बिल्कुल सही, ये था किसानों का ऋण, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने शुरुआत किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये क्या था? किसानों का ऋण था। सर्वप्रथम फलों के बागान किसने लगवाए थे? इसका आंसर फट से बता दीजिए, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। चित्रा सेन राय जी। आपके कैसे इतिहास में लुटिया डूबेगी, ये बताइए। आपने तो बीओ के क्रैश कोर्स में पूरी क्लास की है चित्रा जी, मुझे अच्छे से याद है। देखिए मुझे बहुत मेरा सा थोड़ा सा, मुझे कई लोगों के नाम याद रहते हैं, ठीक है। और कब कहा उनको देखा हूं, मतलब कमेंट्स में देखा हूं कि यूट्यूब पे कहीं देखा हूं।
चित्रा जी, आपने बीओ के बैच में भी एडमिशन लिया था, क्रैश कोर्स में? कैसे लुटिया डूबेगी आप बताइए हमको, आपने सारी क्लासेस मेरी देखी है। ठीक, आप प्रैक्टिस भी, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह आप कर रहे होंगे, आपको देखिए क्वेश्चन सब यहीं से मिल रहे होंगे, ऐसा मत सोचिए। ठीक, चलिए, सर्वप्रथम फलों के बागान किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था कोई बात नहीं, एक दिन गलती होगी तो क्या हो गया। याद ही नहीं रखना है आपको। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर का आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? ठीक, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? बिल्कुल सही। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, ये बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, ठीक है। वैसा अगर आप, जैसे ऐसा लग रहा होगा नहीं बहुत ज्यादा मटेरियल हो रहा है जो नहीं कर पा रहे हैं, लिप कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पुराना मैराथन देख लीजिएगा, जो नया मैराथन दूंगा वो देख लीजिएगा, और 50 का दम देख लीजिएगा। बस यही 100 250 सवाल ही देख लीजिएगा। बस 250 सवाल देखने का मतलब क्या है? इस 250 सवाल को अच्छे से देखिएगा आप। उम्मीद उम्मीद नहीं, मैं आपको एकदम प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप हिस्ट्री में 90% क्वेश्चन करके चले आएंगे, सिर्फ इसी 250 में से। ठीक, इसलिए एकदम परेशान मत होइए। कौन था? खिज्र खां था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक? धन्यवाद दिलीप जी। हाँ, एक नाम के कई सारे लोग हैं, शिखा सिंह जी। नहीं रविदास जी, मैंने आपका 2 बार नाम ले लिया है। कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। इसके साथ साथ भारत में पहली अफगानी सत्ता की स्थापना करने वाला भी कौन था? बहलोल लोधी था। नहीं नहीं नहीं, आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अंकुर जी, लगभग 55 मिनट हो गए। बिल्कुल सही, सिकंदर लोधी।
इसने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था और इसने आगरा को राजधानी 1504 में बनाया था। कब? 1504 में। देखिए, मैं चाहूं तो एक दिन में 22 घंटे क्लास ले लूं आपको, 22 नहीं तो 18 घंटे तो मैं कंटिन्यूस ले ही सकता हूं, लेकिन मुझे पता है 18 घंटे की पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगी। आप हिस्ट्री के चक्कर में जो बाकी सब्जेक्ट आपके रेगुलर चल रहे हैं वो आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, मैराथन कंप्लीट होगा एग्जाम के, मतलब जब फ्राइडे को मैं आपके समक्ष आऊंगा तो मैं आपको जो जो बता दूंगा वही वही केवल आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी हाँ, नहीं, कबीर दास थे। ठीक है, कबीर दास जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक, कौन समकालीन था? कबीर दास। जी निखिल जी, रविदास का नाम तो 2 बार 3 बार ले चुका हूं। आइए, कबीर दास किसके समकालीन थे? अभी मैंने बताया, कबीर दास किसके समकालीन थे? सुरेंद्र कुमार जी, पेपर नहीं लिख रहा हूं पर टीचर हूं। इसका आंसर क्या है? डी। कौन सा कूट गलत है? ये भूमि पैमाइश है। ठीक है, ये भूमि पैमाइश है और उधर किस शासकों के द्वारा ये भूमि पैमाइश चालू की गई है, ये बताइए कौन सा कूट गलत है? जी श्वेता सिंह जी, क्या क्वेश्चन है आपके, बता दीजिए। बिल्कुल सही। गज जो है ये किसका है? सिकंदर लोदी का। गज किसका है? सिकंदर लोदी का। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने किस युद्ध में पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने किस युद्ध में पराजित किया था? बिल्कुल सही। 1517-18 में 1517-18 में घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसको? इब्राहिम लोदी को। ठीक, तो आज इतना ही क्वेश्चंस है। ये है दिल्ली सल्तनत के कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप लाइव क्लास जो देख रहे हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसी फोकस करिए। इसके साथ साथ अभी बाकी टीचर्स लोग आपको मैराथन वगैरह करा रहे हैं, उनके भी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और एकदम परेशान मत होइए। धन्यवाद प्रदीप जी। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो एकदम टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ जब जाएगा तो आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चंस गलत कहाँ हुए हैं। ठीक है, इसलिए उसके लिए एकदम परेशान मत होइएगा। कल मैं, आज क्वेश्चंस खत्म हो गए, कल जो है मैं शायद 2-2.5 घंटे की क्लास लूंगा आपके सामने। ठीक है, कल मैं 6 बजे से या 6:30 से जो भी हो, आपको मैसेज चला जाएगा, 6 बजे से रहेगा। तो कल मैं 2-2.5 घंटे की क्लास लूंगा और कल सोच रहा हूँ 100 क्वेश्चन लमसम प्राचीन भारत के आपको करा दूंगा।
फिर उसके बाद 100 क्वेश्चंस में मैं आपको मुगल वंश, विजयनगर, बहमनी और दक्षिण भारत करा देंगे और फिर मैराथन करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कल हम 6 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे प्राचीन भारतीय क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और एकदम परेशान मत होइए, दिमाग को एकदम कूल रखिए। एग्जाम होता ही है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, चाहे वो जीवन की परिस्थितियां हो, चाहे वो एग्जाम की परिस्थितियां हो, उसको सफल होने के लिए वो हमारे जीवन में आती हैं। परिस्थितियों से जब इंसान हार जाता है, ठीक, जैसे मैं खुद इस समय आपको उदाहरण दे देता हूँ, अन्यथा मत दीजिएगा। जब इंसान परिस्थितियों से हार जाता है तो वो कभी जुड़ नहीं पाता है और ना ही कभी उठ पाता है। तो इसीलिए आप परिस्थितियों से मत हारिए, आप उनसे लड़िए, ठीक है। देखिए, एग्जाम की परिस्थितियां अलग होती हैं, एग्जाम से कभी मत डरिए एकदम। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मैं पिछले 25 से 30 दिन से ज्यादा, मतलब 30 दिन नहीं कह सकते हो तो 25 दिन से मैंने पढ़ाई नहीं की खुद की, मतलब बुक नोट्स कुछ नहीं देखा हूं मैं, खुद की पढ़ाई नहीं की, जबकि 8 अक्टूबर को आईएएस का मेरा प्री का पेपर है, ठीक है। तो हम बस ये कह रहे हैं कि आप परिस्थितियों से मत हारिए, एग्जाम से मत डरिए, वो बने ही है क्वालिफाई होने के लिए। बस वहां पर ये देखना है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितने अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस के लैंग्वेज यहाँ चेंज हो जाते हैं तो कई लोग गलती कर देते हैं, वो सारे काम मत करिए, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा कि दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान आप ही, और आप ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, और सिर्फ आपको अपने पे विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन रहती थी हमारे प्रोफेसर की, मतलब बहुत अच्छी, मेरी लाइन नहीं है, मेरे प्रोफेसर की, वो हमेशा कहते थे, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, कल शाम को करंट का मैराथन है, तो ठीक है, मैं कल सुबह 10 बजे से या 9 बजे से क्लास ले लूंगा, ठीक है, कल शाम को। ओके, धन्यवाद बताने के लिए। अभी मैं बात कर लेता हूँ मैनेजमेंट से, अगर कल शाम को मैराथन रहेगा तो मैं सुबह क्लास ले लूंगा, क्लास तो लूंगा मैं, ठीक है, उसके लिए एकदम परेशान मत होइए, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि मेरे प्रोफेसर की एक लाइन थी कि जिंदगी में ना कभी भी वो पानी मत बनो जो एक जगह ठहर जाओ और जिसमें से बदबू आने लगे। हमेशा वो पानी बहो जो हमेशा बहते रहोगे, हमेशा स्वच्छ रहोगे। और पानी बहता तभी तभी है जब वो पत्थरों को काट देता है, ठीक है। तो इसीलिए आप पानी है और एग्जाम पत्थर है। पत्थर को काटने की क्षमता सब में होती है, लेकिन पानी अपना रास्ता जहां चाहे वहां बना लेता है, पत्थरों को जैसे चाहे वैसे काट लेता है। आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आप, मैंने कहा ना, आप पानी हैं और पानी से ज्यादा ताकत किसी में नहीं है। आप एग्जाम जैसे पत्थर को कैसे काटना चाहते हैं, उसके बीचों बीच से निकलना चाहते हैं कि आप अपनी दिशा को घुमा के जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पत्थर काटना, अगर आप अपनी दिशा घुमा कर चले गए तो पत्थर अपने आप पे गर्व करेगा कि पानी हमसे डर गया। लेकिन जब आप उसको बीच से फाड़ते हुए जाएंगे तब पत्थर डर जाएगा कि नहीं, पानी में बहुत ताकत है। तो मैं आप लोगों को वो पानी समझता हूं जो एग्जाम जैसे पहाड़ और पर्वत को काट कर आगे निकलेंगे। शायद मुझे इस समय खुद पर भरोसा नहीं है, शायद खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन आज भी मुझे आप पर उतना ही है, ठीक। अब ये आगे की लाइन में कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं कि जितना खुद पर है, क्योंकि खुद पर अब नहीं है, लेकिन आज भी मुझे आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है वो एक ऐसे झरने हैं, एक ऐसे पानी की धार है जो एग्जाम जैसे पत्थर को बीच से काट के निकलेंगे। इसलिए एकदम निराश मत होइए, एकदम निराश मत होइए, ठीक है। आपको एकदम बेस्ट देना है, सबसे अच्छा देना है, हमारे लिए नहीं, ना कि संस्था के लिए, खुद के लिए देना है, खुद की सेटिस्फेक्शन दे देना है कि हाँ हम कर लिए, ठीक। तो दोस्तों, कल हम सुबह फिर मिलेंगे, ठीक है। और एकदम, अगर शाम को मैराथन रहेगी तो मैं सुबह कल 9-10 बजे आ जाऊंगा, मैसेज चला जाएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, डिनर वगैरह कर लीजिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।